थैंक यू पूजा, आपका एक बार फिर से। और अभी तक काफ़ी दिलचस्प सेशन हम देख चुके हैं और अब अगले बहुत ही ख़ास और दिलचस्प सेशन की तरफ हैं। ख़ास मेहमानों से परिचय आपका हो चुका है और ये हमारे खेल सितारे हैं जो ज़मीन पर इस तरह चमकते हैं कि हमें गौरव महसूस करने का मौका मिलता है। ये हमारे वो खिलाड़ी हैं, ये हमारे वो सितारे हैं जो हमें वक्त वक्त पर भारतीय होने का गर्व महसूस करने का मौका हमें देते हैं। कई मौक़ों पर आपने इनकी वजह से सीना चौड़ा कर ज़रूर कहा होगा कि ये हमारे देश से हैं, ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे इन स्टार्स का। और शुरुआत इस पैनल में हमारे साथ एकता बिष्ट हैं। मैं आपसे इसीलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आप उत्तराखंड की, और कहते हैं ना कि जो पहला होता है उसका संघर्ष भी सबसे ज्यादा होता है। तो वो संघर्ष की कहानी क्या है? क्योंकि आपने रास्ता बनाया जिस पर आज बहुत सारे खिलाड़ी चल रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो मैं जानना चाहती हूं कि वो संघर्ष क्या है एकता का। वैसे तो मैं क्रिकेट बचपन से खेलती थी, पर जब मैं 2001 में अल्मोड़ा स्टेडियम में गई तो वहाँ सारे गेम मल्टीपर्पस, सारा मतलब ग्राउंड पे मल्टीपर्पस है, सब सारे गेम्स होते हैं। और वहाँ पर क्रिकेट के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर विकेट नहीं है तो जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें या कुछ करें। सबसे पहले स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि टर्फ विकेट नहीं था। और जैसे मैं इतनी बड़ी फैमिली से, न्यू मिडिल क्लास से हूँ, तो अभी स्पाइक्स वगैरह ये सब का मतलब स्ट्रगल था। पर मेरे कोच जो हैं लियाकत अली खान, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती थी वो मुझे ला के दे देते थे। पर फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और आगे निकले तो पता चल रहा कि हमारे अल्मोड़ा में क्या क्या कमियां हैं, फिर उसको कैसे करा जाए। ये सब हमें लगता है अभी स्ट्रगल लगता है, पर उस टाइम पे हम ये चीज़ इंजॉय भी करते थे। और सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे लगता है जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि 2011 में मैंने डेब्यू किया था, पर उस टाइम पे क्रिकेट को इतना कोई पहचानता नहीं था, वुमेंस क्रिकेट को कोई इतना पहचानता नहीं था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। तो 2011 में ही मेरी जॉब भी लगी थी, तो मैं कानपुर गई थी। कानपुर में मुझे जॉब भी करनी है, अपने लिए खाना भी बनाना है और ये सब भी चीज़ भी करना है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और ग्राउंड जाती थी, फिर वहाँ से आके ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर लंच। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ का। क्योंकि वो 3 साल मैं 3 साल कंटिन्यू 4 बजे उठती थी और ब्रेकफास्ट लंच सब बना के फिर प्रैक्टिस करती थी। और बाकी तो भगवान ऐसे लोगों को भेज ही देते हैं जो मतलब स्ट्रगल में साथ देते हैं हमेशा। तो मेरे को काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा स्ट्रगल में साथ दिया है। कभी भी मेरे को कोई परेशानी होती थी, मतलब कोई भगवान ऐसे ना ऐसे किसी को भेजते थे कि जो मतलब मेरा साथ देते थे। और उस टाइम पे जब हम लोग क्रिकेट स्टार्ट ही करते थे, लोगों ने मुझे बहुत कमेंट्स भी करे हैं अल्मोड़ा में कि ये क्या खेलेगी, ये क्या करेगी, ये यहीं लगे रहती है ऐसे करके। पर मेरे सर ने एक ही चीज़ कहा कि इनकी मत सुन। और आज वही लोग मेरे को मिलने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए बुलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उस टाइम पे अल्मोड़ा में सिर्फ मैं ही, एक लड़कों के संग मैं ही सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलती थी। और सुबह 5 बजे जाती थी, 300 बॉलें करती थी, फिर दिन में 300 बॉलें करती थी। मतलब मेरा 2001 से 2011 तक कंटिन्यू सेम रूटीन रहा। 600 बॉल डेली डालती थी। अल्मोड़ा की गलियों से निकलकर और आपने ऑस्ट्रेलिया के मैदान तक खेला है। बहुत लंबा संघर्ष आपने किया, जिस तरह से आप बता रही थी कि सारे कामकाज भी खुद करना, खुद के लिए खाना भी बनाना है, खेलना भी है, सीखना भी है और कुछ करके भी दिखाना है। अल्मोड़ा से कितनी लड़कियों ने यही कोशिश की या कितनी लड़कियां खेल में आगे बढ़ पाई हैं, अगर आप बताना चाहें? क्योंकि महिलाओं के लिए, देखिए पुरुषों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि संघर्ष नहीं होता। यहां जितने भी पुरुष हमारे साथ बैठे हुए इस पैनल में, सबका अपना अपना संघर्ष है, पर महिलाओं के लिए हम जानते हैं कि संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसके बारे में आप बताना चाहें? संघर्ष तो सभी के लिए बराबर होता है। संघर्ष में मैं वही जो कह रही थी कि अगर कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला मिले तो वो संघर्ष भी ईजी रहता है। पर अल्मोड़ा में भी काफ़ी लड़कियां खेलती हैं। अभी जैसे उत्तराखंड में एसोसिएशन मिली है तो काफ़ी आगे निकल भी रही हैं, और उस टाइम पे भी काफ़ी खेलती थी। पर वही है कि जैसे मेरी मेहनत कुछ उनसे ज़्यादा थी तो मैं आगे निकल गई।
और मैं जहाँ पर भी गई मुझे आगे चांस मिला। मैंने यूपी में खेला तो यूपी से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट दिया। और अभी उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड सिर्फ अल्मोड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बहुत लड़कियां हैं और आने वाले टाइम पे यहाँ से मुझे लगता है काफ़ी लोग जो प्लेयर्स हैं इंडिया खेलेंगे और क्रिकेट का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। चलिए आगे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मनोज सरकार जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी के बारे में सभी जानते हैं। देखिए, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई पदक अपने नाम कर चुके हैं और इसमें इनकी मेहनत क्या रही वही आज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मनोज जी बहुत मुश्किल हालातों को आपने भी देखा, बहुत चुनौतियों का सामना करा। क्या चुनौतियां रही और कैसा संघर्ष आपका? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स ही थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं आगे भी खेल रहा हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ का सभी को पता है कि कैसा रहता है। सारे पेरेंट्स का एक ही सपना रहता है कि जो आपका बच्चा है, बच्ची है, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कुछ तरक्की करे। तो स्पोर्ट्स की तरफ जो ध्यान था वो बहुत कम था। हमारा ऐसा था कि पूरा दिन खेलना था। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा और बचपन से ही खेलता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि जलस मेरे मन में थोड़ी ज़्यादा थी। और जलस मेरी मम्मी ने 2 चीज़ मुझे सिखाई है और वो मैं अभी भी याद रखता हूँ कि कुछ भी बनने से पहले एक आप अच्छा इंसान बनिए, और दूसरा जलस 2 टाइप्स की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पेन खरीदा, मैं कभी ना कहूँ कि वो पेन बेकार है। मेरा काम ये रहेगा कि मैं उससे अच्छा पेन खरीदूं। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि आप जलस रखिए और जलस पॉजिटिव वे में रखिए, कि आपको उससे बेटर करना है, ना कि उन्होंने जो चीज़ करा है उसमें कामियां निकालें। तो मेरा जो बैडमिंटन में पड़ाव रहा वो जलस ही था कि जब रैकेट्स आए सबके लिए, जॉइंट फैमिली में रहते थे, और मेरे लिए नहीं आया, तो मेरा पहला जलस वही था कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो ब्रदर्स हैं, उनको मैं सबसे पहले हराऊं। और मेरा वो सफ़र में आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 रुपए के रैकेट से स्टार्ट किया था और आज के टाइम में वर्ल्ड के बेस्ट रैकेट मेरे पास है। तो वो सफ़र और आज के सफ़र में मम्मी के साड़ी को नेट बनाने के लेकर आज के यूनेक्स के महंगे महंगे कोर्टों में खेलने तक का सफ़र आज यहाँ तक पहुँचाने में एक ही चीज़ है, वो है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स। और वो नहीं होता तो सच में मैं आज यहाँ नहीं होता। दूसरी चीज़ कि लोग इग्नोर बहुत करते हैं। एक दिव्यांग होना और साथ में स्पोर्ट पर्सन होना, ये बहुत चुनौती रहता है। और मेरे लाइफ में भी यही था कि मैं पहले नॉर्मल कैटेगरीज में खेलता था। 2010 की बात है, मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने गया अल्मोड़ा, और जब मेरा क्वार्टर फाइनल चल रहा था तो लक्ष्य सेन के फादर सभी जानते हैं, डीके सेन साहब, वो मिले। सर मुझे कहते हैं कि तुम एबल में खेलते हो, पैरा में ट्राई क्यों नहीं करते हो? पहली बार मैंने उनसे पूछा, सर पैरा क्या होता है? मुझे पता ही नहीं था। नॉलेज की इतनी कमी थी हमारे अंदर कि हमें पता ही नहीं था। और मुझे लगता है अभी भी पूरे इंडिया में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि पैरा गेम्स क्या होते हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान टाइम में खास करके पैरालंपिक के बाद लोग काफ़ी जुड़े हैं। बहुत बच्चे ऐसे हमसे मिलते हैं कि हम भी आगे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, बाकी चीज़ों में हो। तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव रहा और ये इसमें सबसे बड़ा माध्यम मैं मीडिया को देता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2010 में जब मुझे डीके सेन साहब मिले, पैरा के बारे में बताया, फिर मैं अब मेरे जो कोच है, जो गुरु हैं अभी, गौरव सर, गौरव खन्ना जी, और उनके माध्यम से आज मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, अर्जुन अवार्ड जीता, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका था, अभी वर्ल्ड नंबर 5 हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि अभी एकता जी ने बात करी है, वही बात है कि आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स में जिन लोगों ने इग्नोर भी किया, तो उनको भी पॉजिटिव वे में लिया कि उन्हीं को दिखाना है क्या करना है, और जिन्होंने साथ दिया और उनका साथ आज भी मेरे साथ है। मतलब आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आई जो हम सबको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एक सीख आप देकर यहाँ से जाएंगे कि अपनी मुश्किलों को आपने अपनी ताकत बनाया। और आपने माँ का जिक्र किया, मैं आपसे माँ के बारे में भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले चंदन जी आपके पास आते हुए, भारतीय सेना में आप तैनात हैं और वॉक रेस, मतलब ये एक ऐसा टर्म है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी भी जानने की बहुत ज़रूरत है। मतलब कई लोगों से अगर आप जिक्र करो ऐसे, शायद वो गूगल करेंगे। तो ये कैसे, मतलब इसे क्यों अपनाया, क्या वजह थी इसके पीछे? मैम, ये जो वॉक रेस मैंने पकड़ी, ये मैं पहले नॉर्मली जब मैं गांव से आता हूँ, जो नैनीताल में एक मुक्तेश्वर करके इसमें गांव है, उस एरिया में स्पोर्ट्स का इतना कुछ
मतलब वो है ही नहीं अभी तक। जो माहौल बनाना होता है, एक होता है कि गांव में, हमारे उत्तराखंड में क्या है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है गांव में, पहाड़ के बच्चों में उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनको मार्गदर्शन जो बोलते हैं, या वहाँ जो एक फैसिलिटीज़ हैं या वहाँ एक माहौल की उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे भी इसी प्रकार कोई जानकारी नहीं थी, वॉक रेस के बारे में भी नहीं। और मैं भी वैसे जो सेना में भर्ती हुआ तो मैं जनरल भर्ती हूँ, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा वो रहा मेरा कि मैंने पहले मेरे को जॉब मिली, उसके बाद मैंने रेस वॉक स्टार्ट की। जब मैं रेस वॉक करता हूँ तो आज की डेट में भी ये एक बहुत मतलब हमारी दुर्भाग्य लगा लो या कुछ भी लगा लो कि इस रेस वॉक को जानते नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अभी भी मैं गांव में जब वॉकिंग करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, तब भी बहुत सारे बच्चे हंसते भी हैं कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, कुछ इस टाइप की, बोला ये लेडीज टाइप में क्यों चल रहा है, क्योंकि गांव में पता नहीं है। और जबकि सबसे ज़्यादा अभी जो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक के लिए हो या जो फेमस इवेंट हो रहा है एथलेटिक्स में, वो रेस वॉकिंग ही है। रेस वॉकिंग इवेंट जैसे मनीष रावत हो गया, या अभी परमजीत ने भी ओलंपिक क्वालिफाई किया, मनीष रावत की, मानसी नेगी है। और जो हमारा ये रिसेंटली नेशनल गेम्स 2022 है, उसमें हमारे उत्तराखंड के 5 या 6 मेडल जो थे नेशनल गेम्स में वॉकिंग, रेस वॉकिंग में ही थे। लेकिन इसको फिर भी इतना ज़्यादा जानते नहीं है। आपको क्लिक कहाँ से हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं उसके बाद जब मैं आर्मी में भर्ती हो गया तो उसके बाद मेरे को एक बार पूना, मतलब मैं जब ऐसे अंडर 18 के आसपास खेलता था, तो पूना से एक टीम आई थी, उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल बेस रखा था कि किस चीज़ में कहीं भी जनरल जैसे मतलब ट्रेनिंग होती है, और हम ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके स्पोर्ट्स में भेजा जाए। तो मैं जनरली ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं भी वही ट्रायल दिया, तो मेरा सिलेक्शन वहीं से शुरू हुआ और मैं 2005 में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पूना में गया। तो पहली बार मैंने ट्रैक देखा, जो सिंथेटिक ट्रैक होता है, 2005 में पहली बार देखा, और वहीं से मैंने रेस वॉकिंग स्टार्ट की। बोला वॉकिंग करना है, मैं बोला वो क्या होता है, मेरे को खुद भी नहीं पता था रेस वॉकिंग होती क्या है। तो बोला पैदल चलना होता है, तो उसी चीज़ को मैं बोला ठीक है। हाँ, पहले तो लगा होगा पैदल ही तो चलना है, चल लेंगे। हाँ, पहाड़ों में तो आदत होती है फर्स्ट लोगों में को। सबसे बड़े पहले यही मेंटलिटी होती है कि पैदल ही तो चलना है। स्कूल भी तो जाते थे, 5-10 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो बोला जल्दी जल्दी जाके आते थे, जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे में मैंने जैसे ही मेरा मेडल आने शुरू हुए, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया 1 साल 1.5 साल मेडल नहीं आए, तो एक बार बहुत लूज हुआ कि भाई मेंटली मतलब प्रेशर आया कि यार नहीं होगा शायद। क्योंकि जब उस किसी भी इवेंट के अंदर घुसो तो वहाँ जाके पता चलता है कि इसमें कंपटीशन कितना है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है यार ये इवेंट बहुत अच्छा है, इसमें शायद आसानी है। लेकिन किसी भी इवेंट, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 42 किलोमीटर मैराथन हो, मैंने 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग भी किया है, मैं 50 किलोमीटर रेस वॉक किया हूँ, नेशनल मेडल लिए, इंटरनेशनल मैंने 5-6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। लेकिन जब मैं उसके अंदर गया तब मेरे को पता चला कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है और इसमें कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो 2005-6 से स्टार्ट करके 7 में मैंने नेशनल गेम्स खेला गुवाहाटी वाला, उसमें मैं मतलब 6th पोजीशन में रहा। 2 साल मैंने कंटिन्यू, 1.5 साल तक मैं घर नहीं गया, मैंने प्रैक्टिस की। मेरे को एक मतलब एक लगन लगी कि भाई नहीं, हाँ स्पोर्ट्स करना है, तो इसी के हिसाब से अभी। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा था? घर वालों का रिएक्शन ऐसा था मैम कि उसने कहा चलो अपने पैसे से कर रहा है, कि मतलब घर से नहीं देने पड़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा वो था उनका कि मेरे को ये फायदा था कि घर से नहीं देने पड़ रहे हैं पैसे, चल तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, अच्छी बात है, तो अच्छे से करते रहो। तो 2007 नेशनल गेम्स में जब मैं 5वें पोजीशन में आया तो मेरे को नेशनल कैंप्स में सिलेक्शन मिल गया। तो उसके बाद से मैंने फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार मेहनत करता रहा। और 2008 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था, जो रशिया में था। चलिए, बहुत कुछ आपने नई बातें बताई हैं, मेरी भी जानकारी बढ़ाई है और हमारे दर्शकों की भी बढ़ाई होगी। अब मैं यहाँ पर विशेष भृगुवंशी जी, आप, क्योंकि आपने 13 सालों से आप कैप्टन हैं बास्केटबॉल टीम के, और 13 सालों तक मतलब उस जगह पर बने रहना, किसी एक मुकाम को हासिल कर लेना, लेकिन उस जगह पर बने रहना, और बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते होंगे। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? जी, काफ़ी रोमांचक सफ़र था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था जहाँ फादर टीचर थे, मदर टीचर थी, और पूरा पढ़ाई का माहौल था घर के अंदर। और छोटे बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह मैं भी कोई सभी बच्चों दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी खेल लेना करता था। फिर मेरे भाई विभोर ने मुझे बोला कि नहीं बास्केटबॉल खेलो, वो खुद खेलते थे तो वो मुझे लेके गए बास्केटबॉल फील्ड पे। और 1 महीने खेलने के बाद ही मैंने अपनी पहली चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली। और 2000 में मैंने खेलना शुरू किया, 2006 में मैं पहली बार इंडियन टीम में भी खेला।
और मुझे आज भी याद है, मेरे भाई ने मुझे 2006 में इंडियन टीम में खेलने के बाद एक ही बात बोली थी कि देखो, खेलते तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं इंडिया में जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार 2 बार, कई लोग 5-6 बार करते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो देश के लिए मतलब अच्छा खेले, लंबा खेले और अपना नाम इतना बड़ा कर ले कि भाई आने वाली अगली पीढ़ी भी तुमको याद रखे कि नहीं, कोई खिलाड़ी था जो खेल के गया है। तो मतलब वो बात मुझे इतनी चुभी थी कि मतलब 2006 से मैं आज तक लगातार इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। मैंने सुना कि शौक आपको क्रिकेट का था पहले, और हमारे भारत में मतलब क्रिकेट की दीवानगी से आगे कुछ नहीं, जो लोग इसके फैंस हैं क्रिकेट के। और तो आपने क्रिकेट को खेलते खेलते उस जुनून के साथ साथ आपका ये जुनून बास्केटबॉल में कैसे बदला? मैंने आपको बोला, मेरे ब्रदर मुझे पकड़ के ले गए, तो और वहां से आपको इंस्पिरेशन? हाँ, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, 2010 की बात है, साउथ एशियन गेम्स हो रहे थे ढाका बांग्लादेश में, और मुझे 2 साल हुए थे सीनियर इंडियन टीम में खेलते हुए। बहुत ही मतलब 18 साल का था मैं उस साल, मतलब 2010 में। और हम लोग रात को डिनर कर रहे थे, अगले दिन सुबह की हमारी फ़्लाइट थी, ढाका बांग्लादेश जाना था। तो हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है फेडरेशन के, वो आने वाले थे हम लोग से मिलने, और टीम का मतलब भाई कौन कैप्टन है और सारी कुछ अनाउंसमेंट होनी थी और थैंकिंग यू और ये सब होना था। रात को हमारे फॉरेन कोच से उन्होंने बोला कि किसी कारण से वो नहीं आ पाएंगे और कल वो हमें एयरपोर्ट पे मिलेंगे, और उन्होंने बस एक बात बोली है कि टीम का कैप्टन विशेष होगा। तो जबकि मैं कंटिन्यू, हम लोग डिनर कर रहे थे और मैं खाए जा रहा था, क्योंकि हमें ये था कि भाई बहुत यंग एज है, 18 साल का हूँ, और सीनियर इंडियन टीम जहाँ पे मतलब सारे के सारे 11 के 11 लोग सीनियर्स हैं जो पिछले 8-10 साल से इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। मैं खा रहा था, फिर बगल वाले ने मुझे बोला कि अरे तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। तो दैट वाज शॉकिंग कि मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे मतलब 18 साल के बच्चे को इन्होंने सीनियर इंडियन टीम का कैप्टन बनाया। और उसके बाद से 2010 से अभी तक मैं लगातार इंडियन टीम का कैप्टन हूँ और सर्व कर रहा हूँ। ये बड़ा दिलचस्प आपने किस्सा बताया, लेकिन मैं विशेष के पीछे छुपे उस संघर्ष को भी जानना चाहती हूँ जहां पर लगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, और आज कर दिखाया। नहीं, शुरुआत में तो ऐसा था कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था कि मतलब इंडियन टीम में खेलना बहुत बड़ी चीज़ होगी, और उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करना, मैं बेसिकली वाराणसी यूपी से बिलोंग करता हूँ, और रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी चीज़ होगी। मेहनत करते रहे, खेलते रहे, कई स्ट्रगल्स आए। बास्केटबॉल में एक्चुअली इतने स्ट्रगल्स हैं कि आपको आउटडोर में खेलना होता है, सीमेंटेड कोर्ट में पहले खेलना होता था, तो इंजरीज भी बहुत होती थी, कई प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन यही था कि मेरे ब्रदर ने हमेशा मेरा साथ दिया, फैमिली भी, जबकि स्टडी से पूरे बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, मतलब अगर इसका इतना ही फोकस है तो खेलते रहो, बस इतना करना कि फादर, मतलब मेरा एडमिशन जो था वो फादर के स्कूल में ही था, जहाँ फादर पढ़ाते, तो बस फादर ये कहते थे भाई इतना ही करना कि बस पास हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं टीचर हूँ इसी स्कूल में और तुम फेल हो रहे हो, तो बड़ा बेकार लगेगा। अच्छा, और माता पिता आपने बताया दोनों आपके टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, तो मतलब ऐसी फैमिली से जहां प्रेशर पढ़ाई का होना चाहिए, उसमें से आपने अपने लिए खेल का रास्ता कैसे चुन लिया? ये मुमकिन कैसे हुआ? सपोर्ट था पेरेंट्स का? हाँ, शुरुआत में तो नहीं था इतना, हाँ। लेकिन बाद में जब वो मुझे देखते थे कि मैं मतलब रात में सुबह उठ के 4 बजे ग्राउंड चला जाता था प्रैक्टिस करने अंधेरे में ही, कि कोई आएगा उससे पहले मैं अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लूँ, फिर क्लास होगी, सबके साथ प्रैक्टिस करना होगा, फिर दिन में जब मौका मिलता था ग्राउंड चला जाता था, रात में चला जाता था, तो वो सब देख के उनको लगता था कि नहीं, मतलब मतलब मैं टोटली ही इसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया, और इतना अच्छा सपोर्ट किया कि 2020 में जब मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली से ज़्यादा कोई खुश हुआ होगा। बिल्कुल, आपने अपने परिवार को गर्व महसूस करने का मौका दिया है, वो पल दिया है। एकता जी, आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि आप एक अल्मोड़ा के एक बहुत छोटे से परिवार से आती हैं, हम सभी जानते हैं ये बात, और इसीलिए आपके पिता चाय की दुकान चलाते थे, और बहुत छोटा सा परिवार आपका, बहुत छोटी सी फैमिली, मिडिल क्लास में भी जो हम कहते हैं कि संघर्षों को, इतने संघर्ष होते हैं कि किसी एक दो के बारे में तो क्या ही बात किया जाए। आप कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? आपके माता पिता का संघर्ष कैसे आपको आगे ले जाने में आज कारगर साबित हुआ? एक बार फर्स्ट टाइम जब मेरा अंडर 19 पाकिस्तान जानी थी टीम, तो उसके लिए सिलेक्शन होता है, तब कैंप लगने वाला था, तो उसके लिए फ़्लाइट खुद से करानी थी, 10,000 चाहिए था तब, तो हमारे पास 10,000 थे नहीं, तो मम्मी मतलब सब जगह मांग रही थी उस टाइम पे,
तो उस टाइम पे लगा था कि अभी कि कुछ करना है कि आगे ऐसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत मोटिवेट करी उसने, मतलब उस बात ने कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। फिर वो पैसे मेरे चाचा ने दिए बाद में, पर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। कभी भी अगर मैं सो गई हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती उठा के ग्राउंड भेजना, हाँ मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर है सब ने बहुत सपोर्ट करा है। और मतलब उन लोगों ने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करा है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी माँ के बारे में मैं सुन रही थी, आप कह रही थी कि आपकी माँ का संघर्ष आपसे कहीं ज़्यादा रहा। कैसे आपको लगता है कि माँ ना होती या पिता का साथ ना होता तो ये नहीं हो पाता? बिल्कुल, अगर मम्मी पापा अगर नहीं हैं, अगर उनका साथ नहीं है तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मुंह देख के तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उनके जो वो लोग बोलते हैं, उनके जो मतलब वर्ड होते हैं जो रोज़ वो बोलते हैं हमें। मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई भी होती है पर जब भी दूर भी रहती हूँ तो मम्मी से याद भी बहुत आती है। तो मतलब उनका, मम्मी का तो बहुत रहा है, मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि पापा तो हमेशा दुकान में रहते थे और मम्मी को हमेशा रहता था कि ये खेल रही है, इसको सब चीज़ देना है, और मम्मी मतलब करती थी सारा कुछ। मतलब छोटा सा एक आपने कहा पिता के लिए बहुत मुश्किल होता होगा वो 10,000 रुपए, जब आपने कहा कि वो इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। चाहे आपको ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करनी हो, आपको खुद के लिए शूज़ खरीदने हो, या बाकी जितने भी आपके जो ज़रूरत के सामान हैं। तो कभी लगा कि माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने कभी ऐसा हिंट किया हो कि बेटा ये नहीं हो पा रहा है, या हमेशा खड़े रहे साथ? नहीं, हमेशा रहे। जैसे मम्मी ने जो अपने पैसे बचाए थे वो मेरे पे लगाए हैं कभी भी। मैंने जो अपना फर्स्ट शूज़ खरीदा था वो कुछ 245 का ऐसे खरीदा था, वो भी मुझे मम्मी ने ही दिया था। पहला ट्रैक सूट जो खरीदा था वो 90 रुपये का खरीदा था सिर्फ, वो भी मम्मी ने ही दिया था। मतलब मैं मम्मी से कभी भी कहती थी कि मुझे ये चाहिए, चाहे वो मतलब बड़ा कुछ ब्रांडेड ना हो, पर मेरी मम्मी ने हमेशा लेके दिया है। एकता, 6 साल की उम्र में आपने, मतलब जो उम्र गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की होती है, बल्ला थाम लिया आपने 6 साल की छोटी सी उम्र में? हाँ, तब भाई खेलता था तो उसके संग मैं भी खेलने लगी वहीं हुक्का क्लब ग्राउंड पे। वो ग्राउंड नहीं होता तो शायद मैं क्रिकेटर भी नहीं होती, क्योंकि वो एक रामलीला ग्राउंड था और हम लोग सुबह से शाम तक उस पर लगे रहते थे। और हाँ, यहीं पर मेरी मम्मी ने बहुत पिटाई भी करी है मेरी कि सुबह से शाम तक ग्राउंड पे रहती है, ये पढ़ाई नहीं करती है, ये वो करके। उस टाइम पे वो, तब मम्मी को देखकर गुस्सा भी आता था पर जब भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा है वैसे मेरी लाइफ में। अगर वो जैसे हुक्का क्लब में कोई मैचेस होते थे तो मुझे खेलने नहीं देते थे, लड़के की लड़की नहीं खेलेगी, पर वो खुद टूर्नामेंट कराता था और खुद मेरी एक टीम बनाता था ताकि ये इसमें खेल पाए, और मुझे कैप्टन बनाता था उस टीम में। तो फिर एक भैया थे, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, संजय वर्मा है उनका नाम, तो उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए, तब उन्होंने मुझे बोला कि तू स्टेडियम जाना करके। तब 2001 से मैं स्टेडियम गई, तब से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल, और इसी को परिवार कहते हैं। जब साथ खड़ा हो तो संघर्ष थोड़ा कम लगने लगता है। मनोज जी, आपके पास आती हूँ। आपकी माँ से आपका बहुत लगाव रहा है, और आपका संघर्ष जो है उसमें बहुत ज़्यादा अगर किसी ने साथ आपका दिया तो वो आपकी माँ ने दिया है। बहुत मुश्किल समय में बहुत मुश्किल काम उन्होंने किए हैं। माँ के बारे में कुछ बताना चाहें? मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हुई बताने के लिए कि मेरी मम्मी बीड़ी बनाती थी और उसी से उन्होंने 10 रुपये का रैकेट मुझे खरीद के दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो बीड़ी बनाती थी और जब मुझे पहला रैकेट उन्होंने मुझे दिया, और नॉलेज ना होने की वजह से जो रैकेट न्यू 10 का आता था मैंने पुराना खरीदा किसी और से, और जेलस था कि जिन लोगों को रैकेट मिला था मुझे उनको हराना था। जब उनको हराया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और खेलता गया। आउटडोर्स गेम होते थे पहले जब हम लोग खेलते जाते थे। आप बिलीव इस चीज़ का था कि मुझे कुछ करना है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़रूर करना था जो मुझे कुछ नहीं समझते थे। इम्पॉर्टेंट उसमें यह था कि 2012 में जब मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट लगा फ्रांस में,
और जब मुझे फ्रांस जाना था और मेरे अपने मतलब घर को गिरवी रख के जाना पड़ा, और मेरी मम्मी खुद पेशेंट थी कैंसर की, वो हॉस्पिटल से स्पेशली मेरे लिए छुट्टी लेके आई, और मतलब मुझे हमारे जो हिंदू रिवाज में है कि दही शक्कर खिलाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, तो मुझे खिला के जब भेजा, और आप मैं बोलते हुए इमोशन हो रहा हूँ कि जब मैं फाइनल का फर्स्ट सेट हारा फ्रांस में, तो सेकंड सेट में लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी की शक्ल याद आ रही थी, उनका वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, और उनकी वजह से ही मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव जितने भी रहे सारे सक्सेस उनकी वजह से हुए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में उनके इतने ज़्यादा संघर्ष देखे थे कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कुछ लगती ही नहीं थे। मेरे घर में चाहे वो वॉशिंग मशीन आना हो, चाहे वो फ्रिज आना हो, चाहे वो मतलब बेड क्यों ना आना हो, सब कुछ मैंने उनके लिए करा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2018 में जब उनकी डेथ हुई, अर्जुन अवार्ड के टाइम पे वो मेरे साथ थी, मेरे लिए ये बहुत खुशनसीब की बात है। लेकिन जब सब मालूम पड़ा कि उत्तराखंड का पहला अर्जुन अवार्डी हूँ, और उसके बाद जब मुझे वो दिया गया अर्जुन अवार्ड, तो मेरी मम्मी अनफॉर्चुनेटली वो भी लेट पहुंची वहाँ पे। लेकिन मुझे जब खुशी हुई कि मैं जब वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तो उन्होंने कहा था कि ऐसे भीड़ में आपकी मम्मी ऐसे खड़ी होंगी, और मुझे वो खड़ी नहीं दिखी। लेकिन लास्ट में जब मैं विराट कोहली जी के साथ जा रहा था तो देखा मम्मी साथ में थी मेरी, तो वहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई। और जब उनकी डेथ हुई 2018 में, आप बिलीव नहीं करें कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बैडमिंटन छोड़ दूँ। मेरे लाइफ में कुछ गोल ही नहीं रहा, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझाया, सब कुछ समझाया कि नहीं लाइफ आगे है, बढ़ना है और कुछ करना है। लेकिन आपको सच्चाई तो यही है मेरे लाइफ में थी कि मैंने जो कुछ भी करा वो अपनी मम्मी के लिए करा। और मनोज, आपकी माँ जहां भी होंगे ना, आप जब जब सफल होंगे समझिएगा उनका संघर्ष सफल हो रहा है, और बहुत खुश हो रही होंगी। और हम उन्हें नमन भी करते हैं कि उनकी वजह से आज आपको हम सुन रहे हैं, आपको हम समझ रहे हैं, और आपसे प्रेरणा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। और देखिए, इसीलिए इस तरह के मंच बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आप इनके चेहरों को जानते हैं, आप इनकी सफलताओं को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन सा संघर्ष छिपा हुआ है, कितनी मुश्किल हालातों से निकलकर ये यहाँ पहुँचे हैं, ये मंच इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चंदन जी, आपके पास मैं आऊँगी। और देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अलग हैं। यहाँ चुनौतियाँ हर तरह से ज़्यादा है। मतलब एक घर भी बनाना हो, खेती भी करनी हो, कुछ खाने पीने की चीज़ों को लेना भी हो, तो कई रिमोट एरियाज ऐसे हैं कि मतलब शायद इंतज़ार करना पड़ता है अगर वहाँ बोल्डर गिर जाए, कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाए। और खेलों में भी वही है। लेकिन अब उत्तराखंड आज के समय में कितना आगे बढ़ा है, चाहे मैं कहूँ कि सरकार ने कोशिशें की हों या फिर पूर्व खिलाड़ियों ने कोशिश की हों, क्या देख रहे हैं आप उत्तराखंड के खेल को, किस कहाँ पर? मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ से जो खेल स्पर्धाएं हैं वो निखर के तो बाहर आ रही हैं, लेकिन बहुत स्लो आ रही हैं, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया हैं, जो पीछे हैं, वहाँ प्रतिभावान व्यक्ति बहुत हैं, जो बच्चे हैं बहुत हैं, लेकिन उनको एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या मैं कहूँ एक माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी अगर तुम स्पोर्ट्स अगर शुरू करेंगे, या हमने वहाँ के बच्चों को उस माहौल में ढालना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ कम मिल पा रही है अभी। जो कि दूर दराज गाँव के बच्चे हैं, उनके अगर कोई हाई एल्टीट्यूड सेंटर हो, या फिर कहीं जो गांव है या कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में कहीं भी अगर कुछ स्पोर्ट्स सेंटर और खोले जाएं, तो और भी आगे बहुत तरक्की कर सकता है हमारा राज्य, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। ये क्योंकि मैं एक सिंपली ऐसे गांव से आया हुआ, और जिसने कभी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं देखा, न कुछ कभी मैंने उससे पहले कभी स्पोर्ट्स खेला, न कभी मैंने ट्रैक तक नहीं देखा। मैंने आपको बता दिया कि मतलब मैं जब आर्मी में भर्ती हुआ उससे पहले मैंने कभी ट्रैक भी नहीं देखा था। लेकिन अगर मैं बिना ट्रैक देखे हुए उसके बाद मेहनत करने के बाद मैं अगर इस मुकाम तक जा सकता हूँ, तो अगर शायद क्या पता बच्चों को अगर 10-12 साल या 13-14 साल की उम्र में अगर उस चीज़ के बारे में पता चले और उसके ऊपर वो जाएं कि हम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अगर 12-14 साल से अगर बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो ऑफिशियली 20-22 साल की उम्र में वो ओलंपिक तक भी अच्छा अपना मतलब प्रतिनिधित्व या प्रदर्शन कर सकते हैं, या मेडल भी लेके आ सकते हैं हम। ये चीज़ मेरे को आज मतलब एक ऐसा लग रहा है कि हमारे थोड़ा सा स्पोर्ट्स के माहौल थोड़ा पहाड़ों में कम है, और अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ अगर बच्चों का ध्यान करते हैं उनके अंदर, क्योंकि एक नेचुरली एबिलिटी तो है ही है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है और थोड़ा मदद करने की, थोड़ा उसको मदद करने की ज़रूरत है। और वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि
आज की डेट में उत्तराखंड से फिर भी मतलब जो 2010 के पहले में 2010 से पहले तो रेस वॉकिंग को कोई जानता ही नहीं था। मैं जब भी रेस वॉकिंग करता था तो शायद उत्तराखंड में भी बहुत कम वो थे। उसके बाद से ही रेस वॉकिंग कुछ ज़्यादा ग्रो कर रही है। और एथलेटिक्स इवेंट भी ऐसे हैं जैसे कि नितिन रावत है, जैसे ओलंपियन था, भंडारी सुरेंद्र भंडारी जी थे, ये सभी ने बाद में स्पोर्ट्स शुरू करने के बाद भी ये ओलंपिक तक गए हैं। और हम भी बाद में शुरू करने के बाद भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशिया मेडल और नेशनल मेडल ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को अगर थोड़ा पहले से अगर शायद अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो उस फील्ड में जाएं तो हमारे उत्तराखंड के बच्चे बहुत ऊपर तक एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स या फिर ओलंपिक तक भी मेडल लेके आने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्षमता है, बस उसे सही मार्ग दिखाना बहुत ज़रूरी है। विशेष आपसे भी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, राज्य सरकार, मतलब चाहे पहले की सरकारें हों, अब की सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश करती रही है समय समय पर। अभी खुद मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं को भी, उदयमान योजना हो या खेल प्रोत्साहन योजना, इस तरह की योजनाओं को बढ़ाया है और कहा है कि हम साथ खड़े हैं। लेकिन क्या वाकई फायदा हो रहा है? क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो एज अ खिलाड़ी मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये कितनी कारगर? देखिए, सरकार जो है कई नई योजनाओं का प्रोग्राम चला रही है। जैसे आपने बोला उदयमान, ये है जो योजना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं और तैयारियां चल रही हैं, कई स्कीम्स आ रही हैं। बट जैसा इन्होंने कहा कि बहुत स्लो है प्रोसेस, और मुझे लगता है कि जितना ग्रास रूट लेवल पे उत्तराखंड में काम करना शुरू किया जाए तो आगे आकर के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जैसे जहाँ तक कि उत्तराखंड में भी नेशनल गेम्स होने हैं अगले, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक उन स्टेडियम्स में प्रैक्टिस नहीं शुरू हुई है। तो अगर आपका उत्तराखंड का ही खिलाड़ी अपने स्टेडियम्स में साल भर प्रैक्टिस ना करके खेल पाए तो वो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल आपको मेडल देगा? तो इन चीज़ों को थोड़ा तेज करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे बच्चों को स्टेडियम्स मिले, प्रैक्टिस करने के लिए नए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और टेक्निक्स नई नई मिलें। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हमारी भारत सरकार अब हम लोग को जैसे इंडियन टीम में ही नई नई इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, फेडरेशन प्रोवाइड करा रही है। वही चीज़ों को यहाँ पे भी उत्तराखंड सरकार को और खेल निदेशालय को प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर ग्रास रूट पे ही अच्छे इक्विपमेंट्स और सुविधाएँ मिलेंगी तो डेफिनेटली वो आपको, आपके उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। एकता, आपसे भी मेरा यही सवाल, हम खेल सुधारों की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पर सुना किस तरीके से और ज़रूरत है अभी कोशिश करने की, क्योंकि आपने वो दौर देखा जब आपकी खुद की इतनी मुश्किलें थी कि शायद आप इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती होंगी, बट अब आप क्योंकि इसे एज अ प्रोफेशन जी रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या ज़रूरत है, स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, क्या लगता है आपको, क्या सुधार होने चाहिए जहाँ पर हम चूक रहे हैं? हाँ, हो गया। सबसे पहले तो एक मतलब गर्ल्स के लिए जैसे बॉयज़ हॉस्टल वगैरह, गर्ल्स के लिए भी स्पोर्ट्स हॉस्टल होना चाहिए। और उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड में जॉब मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उससे उनका मतलब ध्यान उस पर ना जाए, क्योंकि जब एक प्लेयर का हमेशा ध्यान उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे ज़रूर जाता है। अगर वो प्लेयर के लाइफ से कम होगा तो वो अपने गेम में और ज़्यादा फोकस कर सकेगा। और सबसे पहले तो उनको जॉब मिलना चाहिए। और जैसा भैया ने बोला कि जो स्टेडियम बने हैं वो अभी तक यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो सारे स्टेडियम यूज़ होने चाहिए। और जो हमारे प्लेयर आगे खेल रहे हैं, जो अच्छे लेवल में खेल रहे हैं, उन लोगों को उसमें प्रैक्टिस करने की परमिशन देनी चाहिए, ताकि वो अपने गेम को और अच्छा कर सकें। और छोटे छोटे मतलब जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इसमें बहुत टैलेंट है। बागेश्वर, यहाँ बहुत टैलेंट है, हर गेम का एक एक बच्चा मतलब बहुत टैलेंटेड है। तो उनके लिए छोटे छोटे कैंप वगैरह ऐसे लगाने चाहिए, जिससे उनको पता चले कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, क्या ज़रूरत है, और आगे जो आप खेलोगे तो उस टाइम पे आपको कितना स्ट्रगल है। तो इस चीज़ की नॉलेज उन्हें पहले से ही होगी तो हमारे उत्तराखंड से भी हर गेम में काफ़ी प्लेयर निकल सकते हैं। आप अल्मोड़ा से हैं और आसपास के ज़िलों की भी खिलाड़ियां, लड़कियां आपके पास आती होंगी। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्मोड़ा से ख़ास तौर से, कितनी लड़कियां ऐसे हैं जो अभी अलग अलग खेलों में सक्रिय हैं, आगे बढ़ रही हैं, अगर आप बता सकें तो?
बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब काफ़ी, तो अभी तो क्रिकेट में ही बहुत सारी लड़कियां, हॉकी में हैं और फुटबॉल, बॉक्सिंग में काफ़ी हैं अल्मोड़ा में लड़कियां, बैडमिंटन में। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, एक नॉलेज की ज़रूरत है कि तुमको ऐसे मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है कि तुमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी उन लोगों को ये पता नहीं है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्या आपको उसके लिए ज़रूरत है। तो उसके लिए आप जैसे कैंप लगा सकते हैं या कुछ भी उसके लिए। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जॉब सबसे मेन। कोई भी अगर छोटा प्लेयर है, अगर उसे जॉब मिलेगी तो वो फिर फोकस सिर्फ उसका गेम पे रहेगा। मुझे यही लगता है कि अपने स्टेट में अपने स्टेट के प्लेयर को जॉब ज़रूर मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि अपने ही राज्य में अगर रोजगार भी मिल जाए तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। मनोज, आपके पास आ रही हूँ अब मैं भी आपसे यही समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब समझ आ रही होंगी कि शायद उस वक्त ऐसा होता तो मेरे लिए परेशानियां कम होती, और अब आप चाहते होंगे कि आपके जैसे जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके लिए राह आसान हो। देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा, एकता जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए होता है वो है फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल सपोर्ट में सबसे बड़ा रोल जॉब का ही रहता है कि अगर आप खुद से अर्न कर रहे हैं तो आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आता। तो ये एक पहला पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैंने जहाँ से खेलना स्टार्ट किया था और आज के टाइम में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप्स स्कीम में हूँ, तो जब मैं टॉप्स स्कीम के तहत देखता हूँ अपने आप को तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट में भी ऐसे स्कीम लागू होने चाहिए टॉप्स की तरह, कि ताकि जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको भी छोटी सी रकम भले ही कहीं ना हो, उनको वो मिले जिससे वो अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर पाए और खास करके फैमिली पे बर्डन ना आए। तो पहला पॉइंट था जॉब का। दूसरा पॉइंट है कि उन प्लेयर्स को भी थोड़े से आप टॉप स्कीम की तरह स्कीम निकाली जाए। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्गदर्शन की कमी बहुत होती है। खास करके हमारे उत्तराखंड में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन दूर दराज इलाके होने के कारण कि वहाँ पे नॉलेज की कमी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनको नॉलेज पहुँचाने के लिए भी जैसे हम लोग कैंप लगाते हैं, अभी भी मैं देखता हूँ कई जगहों पे कैंप लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। पहले से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम करे हैं। क्योंकि मैंने तब से देखा जब से मैं खेल रहा हूँ और हमें कुछ नहीं मिलता था और आज के टाइम में काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो प्रोग्रेस तो हुआ है, ये मैं एग्री हूँ। थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है, ये भी एग्री हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमारे यहाँ के कोचेस हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उनको आगे बढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम बाहर किसी प्लेयर को ना भेज के, हम बाहर के जो कोचेस हैं या बाहर की जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपने एरिया में लाके एक बच्चे को न देके हम 100 बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ प्लेयर, जो मैं अभी भी फील करता हूँ अपने उत्तराखंड में लेके, वो ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, जो भी हमारी खेल निदेशालय में लोग बैठे हुए हैं जो हमारे लिए ही हैं, और 99% लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि वो हमें ही नहीं जानते। जब वो हमें ही नहीं जानते तो हमारी मदद कैसे करेंगे, जबकि वो हमारे लिए ही हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर उत्तराखंड के खेल रहे हैं, कितने प्लेयर हैं जो किस लेवल पे खेल रहे हैं, ताकि उनको हम और सुविधा दे पाए। और हमारे जो भी काम होते हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश अवार्ड से रिलेटेड हो, ताकि वो काम ईजिली प्रोसेस हो। ये मेरा एक रोल रहेगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की और मुझे उम्मीद है कि सरकार प्रशासन आपके इन सुझावों को गौर से देखेगी और शायद उस पर शायद आगे काम भी हो। वक्त खत्म हो रहा है, बातें तो बहुत सारी आपसे आगे भी हो सकती हैं, लेकिन और भी मेहमान हमारे आए हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर आने के लिए, और शुभकामनाएं आप सभी को। आप और खेलें और बढ़े और हम लोगों को ऐसे ही गर्व करने का मौका आगे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।